तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑटर ने हाउस ऑर्का की हाउस परफेक्ट मार्गरेट को मैश की सुपारी दी है। सुपारी मींस कि ऑटर ने मार्गरेट को कहा है कि कुछ ऐसा करो कि मैश एग्जाम में पार्टिसिपेट ना कर पाए। जिसके बाद मार्गरेट सीधा मैश के घर की तरफ जाने लगती है, पर तभी उसे फिन का भाई रेन बीच रास्ते में रोक लेता है, जो कि एक डिवाइन विजनरी है। एंड पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे हमें पास्ट की एक स्टोरी बताई जाती है कि कुछ साल पहले एक टूर्नामेंट रखी गई थी मिडिल स्कूल डिविजन्स के बीच, जिसका मकसद था कि वो 13 से 15 साल के बच्चों के बीच में से सबसे टैलेंटेड बच्चे को ढूंढ निकाले। पर वहाँ पर एक बच्चा ऐसा था जिसने कि सभी लोगों को बड़े ही आराम से हरा दिया। बट ठीक से इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि कंपटीशन के रूल्स ब्रेक हुए। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि कौन से रूल्स ब्रेक हुए, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कंपटीशन थी 13 से 15 साल के बच्चों के बीच, पर यह बच्चा बस 9 साल का था। फिर भी वो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड था कि उसने उससे बड़े बच्चों को भी आराम से हरा दिया। एंड इस बच्चे का नाम था मार्गरेट मैकारू। अब हम फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि मार्गरेट तो रेन को पहचान लेती है, पर रेन मार्गरेट को उसके बारे में पूछता है तो मार्गरेट जंगल के बीचों बीच अपना पियानो निकालकर बजाने लगती है। अब ये मत पूछना कि उसने ये पियानो कहाँ से लाया, मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसे पियानो बजाने के बाद वो आखिर में कहती है कि मैं हूँ पावरलेस विंटर। ये देखकर रायन अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है और उससे पूछता है कि अब इसका क्या मतलब है। पर मार्गरेट रायन से कहती है कि चलो देखते हैं कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। रायन अपनी तलवार से अटैक करता है और मार्गरेट रेन पर अपने म्यूजिकल लेटर से अटैक करती है। इस सब के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस सब से अनजान मैश और उसके दोस्त बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, जिसमें डाइस गोले एनीवेज सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी फिन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और फिन को उसके भाई रेन की याद भी आने लगती है। इसके दूसरी तरफ हम फिर रेन और मार्गरेट की फाइट देखते हैं। रेन मार्गरेट के म्यूजिकल नोट्स से पूरी तरीके से घिर चुका है, एंड अगर रेन ने इन म्यूजिकल नोट्स को छुआ तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएंगे, इसलिए वो अब पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका है। तभी मार्गरेट रेन से कहती है कि रेन मार्गरेट को अभी बहुत बोर करने लगा है, उसे मैश से मिलना है, इसलिए रेन के लिए यही अच्छा होगा कि वो मार्गरेट के रास्ते से हट जाए। ये सुनकर रेन गुस्सा होने लगता है और रेन को ऐसा देखकर मार्गरेट थोड़ा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि रेन के फेस पर एक और लाइन आ चुके हैं और अब रेन एक डबल लाइनर से एक ट्रिपल लाइनर मैजिक यूजर बन चुका है। अब हम फिर मैश और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि इस सब से अनजान है। वो सब बोर्ड गेम्स खेल रहे होते हैं, पर मैश मैजिक यूज ना करने के चलते बार बार हार रहा होता है। इसी चीज से इरिटेट होकर मैश थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है, पर बाहर पैर रखते ही वो तेजी से भागने लगता है। फिर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और एक बड़ा सा क्रीम पफ निकालता है। एक्चुअली मैश को ये बड़ा सा क्रीम पफ किसी के साथ शेयर नहीं करना था और अकेले ही खाना था। तभी वहाँ पर मैश को कुछ आवाजें आने लगती है। वो जैसे उस पेड़ के पीछे देखता है, उसे रेन और मार्गरेट दिखते हैं। मार्गरेट रेन की तीसरी लाइन देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे किसी कमजोर डिवाइन विजनरी के साथ नहीं लड़ना था, और रेन की उम्र के लड़कों के लिए एक तीसरी लाइन होना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद रेन समझ जाता है कि मार्गरेट को ऑटर ने भेजा है, पर फिर भी रेन मार्गरेट को समझाता है कि मैश कितना अच्छा है और वो इस दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहता है, और वो पावरफुल भी है। यहाँ तक मैश ने 10 गोल्ड कॉइन्स अकेले ही कलेक्ट कर लिए है। एंड रेन की ये सारी बातें मैश सुन लेता है, पर तभी मार्गरेट रेन से कहती है, ओह तुम्हारा स्पीच तो बहुत अच्छा था, पर मुझे इसकी परवाह नहीं। एंड मार्गरेट रेन पर बहुत सारी मैजिक से हमला करने लगती है, पर तभी रेन अपनी वॉन्ड को आगे कर लेता है और मार्गरेट के सारे मैजिक को नाकाम कर देता है। इसके चलते रेन के आजू बाजू एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और ये देखकर मार्गरेट बहुत ज्यादा डर जाती है। हम मार्गरेट के आंखों में खौफ साफ देख सकते हैं। और अब रेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसकी वॉन्ड को एक त्रिशूल में कन्वर्ट कर लेता है। रेन अपनी उस त्रिशूल को आगे करके कहता है, ब्लैक पार्टीशन। एंड ये कहते ही आसमान से एक बहुत बड़ा ब्लेड सीधा मार्गरेट की तरफ आने लगता है। ये देखकर मार्गरेट बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने सामने म्यूजिकल नोट्स की एक शील्ड बना देती है। बट रायन का ब्लेड उस शील्ड को बड़े ही आसानी से तोड़ देता है, और यही नहीं तो जमीन में भी वो ब्लेड एक खाई बना देता है।
फिर उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद रेन के पीछे से मैश, जो कि उनकी लड़ाई देख रहा था, बाहर निकल आता है और मैश रेन को थैंक्स कहता है। फिर अगेन हम मार्गरेट को देखते हैं, जो कि उसके एक साथी को अपने हाथ में लिए हुए होती है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से रुकना पड़ा, वरना मार्गरेट उस रेन को हरा देती। फिर हम फिन, डॉट और लैंस को देखते हैं। फिन और डॉट के पास 3 गोल्ड कॉइन्स रहते और लैंस के पास 4, पर इसके बावजूद वो सारे के सारे बहुत ज्यादा दुखी होते। अब हम मैश और उसके बाप को देखते हैं। एक्चुअली मैश के बाप को ये पता चल चुका है कि डिवाइन विजनरीज ने मैश के साथ क्या किया है और अब मैश को डिवाइन विजनरी बनना पड़ेगा, फिर ही वो डिवाइन विजनरीज मैश को जिंदा छोड़ेंगे। पर मैश उसके बाप को दिलासा देते हुए कहता है कि आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पहली बार दोस्त बनाया और बहुत सारा मजा किया है और ये जिंदगी मैश को बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही मैश का बाप खुश और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब हम एक बड़े से अरीना को देखते हैं, जिसमें कि अब डिवाइन विजनरी की एग्जाम होने वाली है। देखो, अगर तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है तो उसके लिए 3 स्टेजेस होती है। पहली कि तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे, दूसरा स्टेज है कैंडिडेट सिलेक्शन एग्जाम और तीसरी यानी लास्ट है डिवाइन विजनरी इलेक्ट फाइनल एग्जाम। तो सेमेस्टर के लास्ट में कैंडिडेट्स को टोटल 5 गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं, जिससे कि वो डिवाइन विजनरी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए। ओह, अब मैं समझा कि फिन, डॉट और लैंस इतना दुखी क्यों थे, क्योंकि उनके पास कम से कम 5 गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट तभी हमें बताया जाता है कि इनोसेंट जीरो के अनएक्सपेक्टेड अटैक की वजह से अब हमें सेकंड स्टेज पर पहुंचने के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स की जगह बस 3 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। फिर हमें 6 कैंडिडेट के साथ साथ फिन और डॉट को दिखाया जाता है। इन सब के पास बस 3 गोल्ड कॉइन्स रहते, पर लैंस और कार्पाचियो जो कि हाउस ऑर्का से, उन दोनों के पास 4 गोल्ड कॉइन्स है। एंड ये जो कार्पाचियो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर वो भी बिल्कुल ऑटर की तरह है, क्योंकि उसे भी लगता है कि मैजिक ही सब कुछ है और बिना मैजिक वाले लोग बेकार होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस एग्जाम में मार्गरेट भी हिस्सा लेने वाली है एंड उसके पास 5 गोल्ड कॉइन्स है। बट हमारे मैश के पास मार्गरेट से भी ज्यादा, इन टोटल 7 गोल्ड कॉइन्स है। अब सारे एग्जामिनर्स इंक्लूडिंग मैश को अरीना में बुलाया जाता है, पर मैश को देखते ही सारे लोग मैश को तुरंत पहचान जाते हैं। एंड इस मैजिकल दुनिया में जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, वहाँ पर एक नॉन मैजिक यूजर एक अनवांटेड मच्छर की तरह। एंड सारे लोग बेचारे मैश को वैसे ही ट्रीट करते हैं। सारे लोगों के साथ साथ कुछ एग्जामिनर्स भी मैश का मजाक उड़ाने लगते, पर फिन और डॉट मैश के अच्छे दोस्त होने के चलते उसे डिफेंड करते हैं। ये सब होने के बाद हमें पता चलता है कि इस एग्जाम में टोटल 12 कैंडिडेट्स है एंड अब फर्स्ट एग्जाम शुरू होने वाली है। ये एक सर्वाइवल मैच है जिसमें कैंडिडेट्स को एक की ढूंढकर उस जगह से एस्केप करना है। ये की एक बलून में होगी, जिसे कि उन कैंडिडेट्स को अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके बाहर निकालना है। ये सुनकर फिश खुश हो जाता है कि ये तो इजी है, बट तभी उन्हें बताया जाता है कि 3 डेडरवेंट्स हमेशा उन कैंडिडेट्स का शिकार कर रहे होंगे। एंड जब ये डेडरवेंट्स आपके पीछे लगते हैं तब आपके पास एक ही चारा बचता है, वो है वहां से भागने का, क्योंकि ये डेडरवेंट्स मैजिक से इम्यून होते हैं। एंड ये सुनकर फिन की फटकर 4 हो जाती है। ये एग्जाम उस अरीना की जगह एक जंगल में होने वाली है, पर सारी अरीना में बैठी ऑडियंस उन कैंडिडेट्स को देख सकती है, शायद मैजिकल स्क्रीन से। फिर सभी कैंडिडेट्स को एक जंगल में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एंड गेम शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में सारे कैंडिडेट्स उस जंगल को एनालाइज कर रहे होते हैं, बट तभी एक कैंडिडेट के पीछे वो डेडरवेंट आ जाता है। वो कैंडिडेट अपने मैजिक का यूज करता है उस डेडरवेंट पर अटैक करने के लिए, पर ये डेडरवेंट मैजिक से इम्यून होता है, सो इस डेडरवेंट को कुछ नहीं होता और वो डेडरवेंट उस कैंडिडेट को अपनी कुल्हाड़ी से खत्म कर देता है। एंड डोंट वरी, क्योंकि इसके बाद वो कैंडिडेट बस एलिमिनेट होकर सीधा अरीना में टेलीपोर्ट हो जाएगा। अब बस 11 कैंडिडेट्स बचे। एक्चुअली इस गेम का मोटिव ये है कि कैसे ये कैंडिडेट्स अपने मैजिक का यूज करके इस जंगल से बाहर निकलते हैं। ये चीज सुनकर कि एक कैंडिडेट एलिमिनेट हो चुका है, बाकी सारे कैंडिडेट शॉक हो जाते हैं, पर इसकी दूसरी तरफ ऑडियंस को मजा आ रहा होता है। तभी हम एक डेडरवेंट को देखते हैं। सारी ऑडियंस ये सोच रही होती है कि वो डेडरवेंट अगला किस पर हमला करेगा, बट तभी मैश वहां पर आकर एक मुक्के में उस डेडरवेंट को मार देता है। ये चीज देखकर पूरी ऑडियंस के साथ साथ होस्ट भी शॉक हो जाता है। ये डेडरवेंट एक ऐसे क्रिएचर है जिन्हें पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए बनाया गया है, इसलिए इन डेडरवेंट्स का कोई भी घाव या इंजरी तुरंत हील हो जाती है।
ये देखकर कि वो डिटरमिनेंट फिर से हील हो सकते हैं, मैश वहाँ से भागने का डिसाइड करता है एंड वहाँ से भागकर वो दीवार के पीछे एक दूसरे कैंडिडेट के साथ छुप जाता है। थोड़ी देर वहाँ पर चुप रहने पर वो डिटरमिनेंट वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि वो दूसरा कैंडिडेट मैक्स है, जो कि मैश के हाउस एडलर से ही है, पर मैश फर्स्ट ईयर का है एंड मैक्स थर्ड ईयर का। मैक्स मैश को समझाता है कि इन डिटरमिनेंट्स की आइट साइट बहुत कमजोर है, ये हमें ठीक से देख नहीं सकते, ये डिटरमिनेंट बस आवाज पर रिएक्ट करते, इसलिए इन दोनों को अब शांत रहना पड़ेगा। अब मैक्स को इन डिटरमिनेंट्स के चलने में एक पैटर्न नजर आता है। वो मैश से कहता है कि अगर हम इन डिटरमिनेंट्स का पीछा करें तो शायद हमें वो की मिल सकती है, बट मैश बीइंग मैश उसे कुछ समझ नहीं आता, तो मैश सिंपल लैंग्वेज में उससे कहता है कि हमें बस उन डिटरमिनेंट्स का पीछा करना है। इसके दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं, जो कि अपना सर नीचे करके छुपा है, बट डॉट अपना सीना चौड़ा कर उस डिटरमिनेंट को लड़ने के लिए बुला रहा होता है एंड तभी वो डिटरमिनेंट डॉट को सुन लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। बट इसकी दूसरी तरफ लैंस बिल्कुल काम और शांत है, वो उसकी सराउंडिंग्स को ठीक से ऑब्जर्व कर रहा है। अब उस डिटरमिनेंट का पीछा करने के बाद मैश और मैक्स को वो की वाला बलून मिल जाता है, पर वो देखते हैं कि उस बलून के नीचे एक और बलून है एंड मैश सोचता है कि उन्हें नीचे वाला बलून दबाकर प्रेशर से ऊपर वाला बलून फोड़ना है। मैश मैक्स से कहता है कि ये तो आसान है और उस नीचे वाले बलून को दबा देता है, बट जैसे ही मैश वो बलून दबाता है वहाँ पर एक जोर की आवाज होती है, जिससे कि वो डिटरमिनेंट फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। उस डिटरमिनेंट से पीछा छुड़ाने के बाद मैक्स को उसकी मैजिक के बारे में बताता है कि वो किसी भी चीज की साइज चेंज कर सकता है, बट मैश बीइंग मैश वो अपना इतना दिमाग नहीं लगाता और मैक्स से कहता है कि वो डिटरमिनेंट्स वहाँ से जाने पर क्यों ना हम उस बलून को सीधा फोड़ दें। अब वो डिटरमिनेंट जाने के बाद मैक्स मैश को बुलाता है, बट जैसे ही मैश उस बलून को फोड़ने की कोशिश करता है फिर से वही आवाज हो जाती है एंड अगेन वो डिटरमिनेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उस मेन बलून के नीचे वाला बलून फोड़ देते हैं, पर अभी भी कुछ भी नहीं होता, ना ही उस ऊपर वाले बलून की हवा निकलती है और ना ही उस ऊपर वाले बलून से चाबी गिरती है। मैक्स बहुत सोचता है पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता, बट तभी मैक्स को एक आइडिया आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स उस डिटरमिनेंट से छुपकर उस बलून में और भी ज्यादा हवा भर रहा है। बट ये चीज देखकर ऑडियंस में बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इन दोनों ने ये चीज उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल कर दी है। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो कि डांस कर रहा है और अचानक हैंड स्टैंड कर देता है। सारी ऑडियंस ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है, पर तभी मैश अपने हाथों पर ही तेजी से घूमने लगता है। मैश के इतनी तेजी से घूमने के चलते उस बलून के नीचे एक बवंडर बन जाता है और उस बलून में बहुत सारी हवा जाने लगती है। ये सारी चीज ऑडियंस भी देख रही होती है एंड तभी वो बलून एयर प्रेशर की वजह से फट जाता है। वो बलून फूटने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं एंड मैश और मैक्स को वो की मिल जाती है, बट इसी के साथ वो डिटरमिनेंट उनके पीछे पड़ जाता है। इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंस, डॉट और मार्गरेट ने भी वो की ढूंढ निकाली है, पर इसकी दूसरी तरफ फिन अभी भी रो ही रहा है। इसके बाद हम मैश और मैक्स को देखते हैं। मैश वो की मैक्स को दे देता है क्योंकि मैश को लगता है कि मैक्स की वजह से वो की उन्हें मिली है। ये चीज सुनकर मैक्स शॉक हो जाता है क्योंकि मैक्स को भी यही लगता था कि मैश एक नॉन मैजिक यूजर है और एक बुरा इंसान भी। अब मैक्स मैश को ये की लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि कम टाइम होने की वजह से भी मैश को कुछ ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और अब मैक्स भी इस गेम के मैकेनिक्स अच्छी तरीके से समझ गया है, इसलिए मैश भी वहाँ से चला जाता है। बट जैसे ही मैश वहाँ से जाता है मैक्स पर पीछे से हमला होता है और पीछे देखने पर हमें पता चलता है कि ये तो मार्गरेट का हाउस और काका मेंबर कार्पाचियो है। कार्पाचियो को देखकर मैक्स भी अपनी वॉन्ड निकाल लेता है और तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। इसके बाद हमें अरीना दिखाया जाता है जहाँ पर मैश अपने की के साथ एंटर होता है एंड वहाँ पर फिन, डॉट और लैंस भी होते हैं। बट तभी हमें पता चलता है कि इस टेस्ट में बस 9 कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं और अब बस 2 कैंडिडेट बचे, मैक्स और मार्गरेट का हाउस मेंबर कार्पाचियो। तभी हमें अरीना का गेट दिखाया जाता है। अरीना के गेट की तरफ देखने पर हमें पता चलता है कि ये तो मैक्स है, बट मैक्स के बाद हम कार्पाचियो को देखते हैं। कार्पाचियो और मैक्स की लड़ाई में मैक्स हार जाता है, वो खून से पूरा लथपथ होता है। कार्पाचियो गुस्से में मैक्स के सर पर पैर रख के मैक्स को कमजोर बुलाता है, बट अपना मैश उसे रुकने के लिए कहता है वरना मैश उसे अपना एक मुक्का जड़ देगा। एक्चुअली कार्पाचियो भी लैंस की तरह इस साल का बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है। कार्पाचियो मैक्स की ड्रिंक उठाकर उस पे ही डालने लगता है, बट मैश उसे एक बोतल में डालकर उसका प्रोटीन शेक बना देता है क्योंकि ये टाइम उसका प्रोटीन लेने का है।
इसके बाद मैश और कार्पाचियो की बहस शुरू हो जाती है। कार्पाचियो मैश से कहता है कि कमजोरों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, पर अपना मैश भी उससे पूरे अकड़ में कहता है कि उसने भी आज तक उसके जितना पावरफुल इंसान नहीं देखा। एंड वो दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से में देखने लगते। सारे लोग इन्हीं को देख रहे होते, पर तभी होस्ट इन्हें रोकते हुए कहता है कि ये लड़ाई तुम एग्जाम के लिए बचा कर रखो। अब वो अगली एग्जाम शुरू करने लगते जिसका नाम है लाइफ क्रिस्टल। इस एग्जाम में 3 टीम्स होंगी एंड हर एक टीम में 3 मेंबर्स होंगे। पहले टीम में होता है लैंस, मार्गरेट और ये तीसरा है पोंटोरस। सेकंड टीम में होता है कार्पाचियो, आरियो और मोर। एंड इन दोनों के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम तीसरी टीम देखते हैं जिसमें होता है मैश, डॉट और फिन। देखो इस एग्जाम में जिसका नाम लाइफ क्रिस्टल है, हर मेंबर के पास एक क्रिस्टल होगा एंड उनके टीम का काम है अपोजिट टीम के सारे क्रिस्टल्स तोड़ देना। जिसके बाद जब किसी टीम के सारे क्रिस्टल्स टूट जाएंगे तब वो टीम एलिमिनेट हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा कमजोर और स्लिपरी होंगे जो कि आसानी से टूट सकते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि मैश होस्ट की इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन की वजह से बेहोश होने लगा है। फिर वो होस्ट मैश को सब कुछ आसान लैंग्वेज में समझा देता है। फिर इन सब कैंडिडेट्स को अपने अपने क्रिस्टल्स दिए जाते हैं। फिन सोच रहा होता है कि उनके पास अभी 3 क्रिस्टल्स है, इसलिए उसका क्रिस्टल टूटने पर कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर तभी फिन को पीछे से कुछ आवाज आती है एंड पीछे देखने पर उसे पता चलता है कि मैश ने उसका क्रिस्टल गिरा कर तोड़ दिया है। ये देखकर फिन सोचता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अभी डॉट का क्रिस्टल तो है ना। पर डॉट की तरफ देखने पर फिन को पता चलता है कि उसने भी उसका क्रिस्टल गिरा कर तोड़ दिया है। अब मैश और डॉट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कुछ भी कर फिन का क्रिस्टल प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद उन सबको एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, पर सब लोगों को अलग अलग टेलीपोर्ट किया जाता है। एंड अब फिन अकेला है। अकेले में वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसकी दूसरी तरफ डॉट और मैश भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी फिन को कार्पाचियो और एक कैंडिडेट दिखता है, पर वो कैंडिडेट कार्पाचियो से माफी मांग रहा होता है। हम देखते हैं कि कार्पाचियो के शोल्डर पर एक चाकू गड़ा हुआ होता है। जैसे ही कार्पाचियो वो चाकू निकालता है, कार्पाचियो उस दूसरे कैंडिडेट को एक झटके में खत्म कर देता है। ये चीज देखकर फिन बहुत ज्यादा डर जाता है और एक दीवार के पीछे छुप जाता है, क्योंकि वहां से भागने पर बहुत ज्यादा शोर हो सकता था। फिन डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और वहां पर चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है, वो कार्पाचियो को देखने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि कार्पाचियो वहां से जा चुका है। पर कार्पाचियो उसके पीछे खड़ा हुआ होता है। ये देखकर फिन रोने लगता है। कार्पाचियो फिन को पहले से ही जानता है, क्योंकि वो डिवाइन विजनरी रेन का भाई है। पर फिन बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए कार्पाचियो को लगता है कि रेन ने फिन की मदद की है यहाँ तक पहुँचने में। कार्पाचियो फिन से उसका क्रिस्टल मांगता है, पर फिन उसे वो क्रिस्टल देने से मना कर देता है, क्योंकि अगर फिन ने ऐसा किया तो मैश ये एग्जाम हार जाएगा एंड एट द एंड मैश को वो लोग मार देंगे। कार्पाचियो फिर एक बार गुस्से में फिन से वो क्रिस्टल मांगता है एंड इस बार भी फिन ना कहते हुए अपनी वॉन्ड निकाल लेता है, पर तभी कार्पाचियो फिन को घायल कर देता है। कार्पाचियो फिर उससे वो क्रिस्टल मांगता है, पर इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिन थोड़ी देर सोचता है और फैसला करता है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता एंड वो अपनी वॉन्ड निकालकर ऊपर करता है और जोर से चिल्लाता है डेंजरस। पर ऊपर देखने पर कार्पाचियो को पता चलता है कि फिन ने ये तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। जिसके बाद फिन वहां से भागने लगता है। कार्पाचियो उसे देखकर सोचता है कि ये ऐसा करके कितना ही ज्यादा दूर भागेगा। फिन वहां से भागकर बहुत ज्यादा दूर आ जाता है, पर कुछ देर भागने के बाद फिन का एक पैर कट जाता है और हम देखते हैं कि ये तो कार्पाचियो ने ही किया है। कार्पाचियो फिर घमंड में फिन के कटे हुए पैर को अपने पैर से कुचलने लगता है और फिन को कमजोर कहता है। कार्पाचियो इसके बाद खुद ही को चाकू मारने लगता है, पर कार्पाचियो को चोट लगने की जगह फिन ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर इसके बावजूद वो मैश को याद करता है और चिल्लाता है, मैं कभी इतना नहीं गिर सकता कि अपने दोस्त को ही धोखा दूं। एंड फिन कार्पाचियो पर नेलकोस से अटैक करता है, पर कार्पाचियो अपना मैजिक का यूज करके फिन को वही घायल कर देता है। इसके बाद फिन सीधा नीचे गिर जाता है और अब फिन में खड़े रहने की तक ताकत नहीं। एंड अब कार्पाचियो बहुत ज्यादा गुस्से में वो चाकू सीधा अपने गले पर रखता है, क्योंकि उसे फिन को अब जान से मारना है। सारी ऑडियंस ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। कार्पाचियो अपना गला धीरे धीरे काटने लगता है, पर कार्पाचियो को कुछ होने की जगह फिन का ही गला धीरे धीरे कटने लगता है।
बट तभी मैश वहाँ पर आकर कार्पाचियो का सिर दीवार में धंसा देता है। कार्पाचियो का सिर दीवार में घुसाने के बाद मैश देखता है कि कार्पाचियो को तो कुछ नहीं हुआ और ऊपर से मैश के सिर से खून आने लगा है। कार्पाचियो एक गार्डियन एंजल को समन करता है और वो कहता है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि उसके पास एक स्पेशल वॉन्ड है। एक्चुअली इस मैजिकल दुनिया में टोटल 13 एंशिएंट वॉन्ड्स है। ये वॉन्ड्स ऐसे वॉन्ड है जो कि खुद ही नेचुरली टैलेंटेड लोगों को चूज करती है और ये वॉन्ड एक वरदान से कम नहीं। इन वॉन्ड्स को मास्टर केन कहा जाता है एंड इन्हीं 13 वॉन्ड में से एक वॉन्ड कार्पाचियो के पास भी है। इसके बाद मैश कार्पाचियो के सिर पर एक जोर की लात मारता है, पर कार्पाचियो को लगने की जगह फिर वो चोट मैश को ही लगती है। एक्चुअली मैश जो भी अटैक कार्पाचियो पर करता है या कार्पाचियो जो भी अटैक खुद पर करता है, वो सारे अटैक मैश पर ही रिफ्लेक्ट होकर मैश को चोट पहुंचाते हैं एंड जो भी चोट कार्पाचियो को पहुंचती है उसका सारा दर्द उसकी वॉन्ड एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्पाचियो अपनी मैजिक का यूज करके मैश को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है, जिसके जवाब में मैश भी कार्पाचियो को बहुत मारता है, पर कार्पाचियो को कुछ ना होकर सारे अटैक मैश पर ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब कार्पाचियो मैश से कहता है कि फिन एक कमजोर इंसान है और उसे प्रोटेक्ट करना यूजलेस है। उसे यहाँ होने का कोई हक नहीं क्योंकि वो खुद से एक क्रिस्टल तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिन को इसके लिए भी एक दोस्त चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। ये चीज सुनकर फिन दुखी हो जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है एंड मैश कार्पाचियो से कहता है कि हाँ तुम सही हो। ये चीज सुनकर ऑडियंस में बैठे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, पर इसके आगे मैश कहता है फिन के ये सारे एफर्ट्स पॉइंटलेस है, पर फिन ने इतनी सारी चोट बस हमारी दोस्ती और मेरे लिए खाए और कोई भी उस पर या हमारी दोस्ती पर ऐसे हंस नहीं सकता। ये कहकर मैश गुस्से में आ जाता है और बहुत तेजी से कार्पाचियो के ऊपर नॉन स्टॉप मुक्के मारने लगता है। कुछ देर बाद कार्पाचियो देखता है कि उसके गार्डियन एंजल के मुंह पर क्रैक्स आने लगे एंड जैसे जैसे मैश कार्पाचियो के मुंह पर मुक्के मारे जा रहा था वैसे वैसे उस गार्डियन एंजल के मुंह पर क्रैक्स बढ़ते ही जा रहे थे एंड आखिर में मैश कार्पाचियो के जबड़े पर एक जोर का मुक्का मारता है, जिसी के साथ कार्पाचियो का गार्डियन एंजल भी टूटने की कगार पर आ जाता है, जिसे देखकर कार्पाचियो भी हैरान हो जाता है। अब कार्पाचियो एक्सप्लेन करता है कि ये पहली बार हुआ है कि उसके गार्डियन एंजल पर क्रैक्स आए, बट तभी हम देखते हैं कि वो गार्डियन एंजल अपने आप हिलने लगा है। कार्पाचियो कहता है कि अब से ये गार्डियन एंजल और भी ज्यादा डिफेंसिव और पावरफुल हो जाएगा। तभी वो गार्डियन एंजल मैश पर एक सिरिंज से हमला करता है, जिससे कि मैश बाल बाल बच जाता है। वो गार्डियन एंजल मैश के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर से कार्पाचियो भी अपने मैजिक से मैश को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा होता है, जिसे देखकर मैश अपनी आयरन रॉड निकाल लेता है एंड उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ कर उससे एक टेनिस रैकेट बना लेता है। ऐसे अपने हाथों से आयरन रॉड को तोड़ मरोड़ता देख सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। फिर मैश एक बॉल निकालकर वो बॉल उस गार्डियन एंजल पर दे मारता है। मैश वो बॉल उस गार्डियन एंजल के उसी क्रैक पर मार रहा होता है एंड मैश ये बहुत ज्यादा स्पीड और पूरी ताकत लगा के करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसका गार्डियन एंजल का स्टैचू टूट जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस के साथ साथ कार्पाचियो भी शॉक हो जाता है। अब मैश कार्पाचियो को देखकर कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता। ये कहने के बाद मैश कार्पाचियो के सिर पर उस आयरन रैकेट से जोर से मारता है। कार्पाचियो का सिर फूट जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये चीज देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम कार्पाचियो को देखते हैं जो कि दर्द में तड़प रहा होता है, क्योंकि उसने जन्म से लेकर आज तक कभी भी दर्द महसूस नहीं किया। तभी कार्पाचियो को रियलाइज होता है कि फिन ने भी मैश के लिए इतना ही दर्द सहा था। फिर मैश फिन को थैंक्स कहता है और उसे वहां से ले जाता है। अब हम मार्गरेट और दो कैंडिडेट्स को देखते हैं। मार्गरेट उन दो कैंडिडेट्स को बड़े ही प्यार से कहती है कि तुम दोनों ये क्रिस्टल यहीं छोड़कर चले जाओ, पर वो दोनों इसके लिए मना कर देते हैं। वो दोनों मिलकर कुछ वुल्फ समन करते, पर मार्गरेट बस साउंड का यूज करती है एंड वो वुल्फ उस साउंड को सुनकर तड़पने लगते हैं। वो दो कैंडिडेट्स उन वुल्फ्स को बचाने के लिए एक डिफेंसिव शील्ड बनाते, बट मार्गरेट अकेले ही उन वुल्फ्स के साथ साथ उन कैंडिडेट्स को भी एक झटके में हरा देती है।
तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है और अब ये एग्जाम भी खत्म हो चुकी है। एक्चुअली कार्पाचियो और वो दो कैंडिडेट जिन्हें मार्गरेट ने हराया वो एक ही टीम में थे एंड वही टीम एलिमिनेट हुई। सो लैंस, फिन, डॉट और मैश सेफ है एंड डॉट थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया। फिर वो सभी लोग अरीना में आते हैं बट अरीना में आकर वो देखते हैं कि सारी ऑडियंस एकदम शांत बैठी हुई है, जिसे देखकर मैश भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली ये सारी तो सिंपल एग्जाम्स थी एंड रियल एग्जाम अब शुरू होगी। तभी मार्गरेट मैश के पीछे पहुंच जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही गुस्से से देखते पर आखिर में कुछ नहीं करते। अब हम हेडमास्टर वॉलबर्ग और काल्डो को देखते। काल्डो आपको नहीं पता होगा तो ये भी एक डिवाइन विजनरी है और वो मैजिक टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी है। काल्डो को लगता है कि मैश अब हारने वाला है क्योंकि उसका सामना अब मार्गरेट से होने वाला है। फिन का भाई रेन जो कि पिछले साल डिवाइन विजनरी बना था वो पिछले साल डिवाइन विजनरी बन पाया क्योंकि पिछले साल मार्गरेट ने डिवाइन विजनरी के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। काल्डो मैजिक टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होने के चलते उसके पास बहुत सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है और उसको लगता है कि इस साल की डिवाइन विजनरी मार्गरेट मैकारून ही बनेगी। अब हम मार्गरेट और एक स्टूडेंट को देखते हैं। वो स्टूडेंट मार्गरेट को ऑफर करता है कि वो मार्गरेट की मदद कर सकता है मैश के एग्जाम के दौरान उसे परेशान कर बट मार्गरेट उसे बहुत पीटती है क्योंकि उसे सब कुछ खुद से ही करना है। जिसके बाद वहाँ पर ऑटर भी आ जाता है एंड यही सेम चीज ऑटर मार्गरेट को कहता है कि अगर मार्गरेट ने कुछ भी गड़बड़ की तो वो उसे ऐसे ही पीटेगा। फिर हम वेटिंग रूम में मैश, फिन, डॉट और लेमन को देखते हैं। मैश अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपने लिए एक प्रोटीन शेक बनाकर पी लेता है बट जैसे ही उसका प्रोटीन शेक खत्म होता है वहाँ पर डिवाइन विजनरी काल्डो आ जाता है जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं पर मैश उसे बुली करने वाला डिवाइन विजनरी कहता है। फिर काल्डो मैश से कहता है कि उसे मैश के साथ एक गेम खेलना है जिस पर पहले तो मैश ना कर देता है क्योंकि वो ब्रेक पर था बट काल्डो उसे ऑफर करता है कि अगर मैश ने गेम जीत लिया तो वो मैश को नेक्स्ट एग्जाम का फ्री पास देगा, जिसके बाद मैश उस गेम के लिए हाँ कर देता है। एक्चुअली ये गेम यू लुक यू लूज का एक वर्जन है। काल्डो एक डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और 3 तक गिनेगा। अगर मैश ने उस डायरेक्शन में देखा जिस डायरेक्शन में काल्डो ने पॉइंट किया है तो मैश हार जाएगा। बट इसकी सबसे मुश्किल चीज ये है कि मैश काल्डो के दिए गए सर्कल से बाहर नहीं जा सकता एंड इसके टोटल 3 राउंड्स होंगे। फिर काल्डो गेम शुरू कर देता है। वो सबसे पहले ऊपर पॉइंट करता है बट नीचे से मैश पर अटैक होता है जिसे देखकर मैश उसे डॉज कर देता है एंड बाल बाल बचता है। इस मूव को देखकर काल्डो भी मैश को अप्रिशिएट करता है बट तभी काल्डो सेकंड राउंड की शुरुआत कर देता है एंड वो लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिसके बाद इन दोनों डायरेक्शन से मैश पर अटैक होता है। मैश थोड़ी देर सोचता है और नीचे देखकर उन दोनों अटैक्स को एक एक मुक्का मारता है और उसे डिफेंड कर देता है। मैश को ऐसी चीजें करता देख काल्डो अपनी एन्चांटेड स्वॉर्ड निकाल लेता है। अगर मैश ने इस बार वो मुक्के वाली ट्रिक यूज की तो वो जलकर खाक हो जाएगा क्योंकि वो स्वॉर्ड जिसे भी छूती है उसे तुरंत जला देती है। अब मैश थोड़ी टेंशन में आ जाता है। तभी काल्डो तीसरे राउंड की भी शुरुआत कर देता है। वो 3 डायरेक्शन में पॉइंट करता है एक्सेप्ट नीचे वाली और मैश पर अटैक कर देता है। वो मैश पर बहुत सारे अटैक करता है जिसे मैश बड़े ही मुश्किल से डॉज कर पाता है बट जैसे ही काल्डो का एक अटैक डॉज करने के लिए मैश नीचे झुकता है। काल्डो मैश पर नीचे से अटैक करता है। ये देखकर मैश अपना पैर जमीन में गड़ा देता है और उस सर्कल को लेकर छलांग मार के उस अटैक को डॉज कर देता है। ऐसा मैश इसलिए करता है क्योंकि वो उस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकता था बट जैसे ही मैश नीचे लैंड करता है उसके बाद उसे एक चिड़िया आकर उसके पॉकेट से एक क्रीम पफ निकालती है एंड उस चिड़िया को क्रीम पफ ले जाता देख मैश अपना मुंह लेफ्ट की तरफ मोड़ लेता है एंड वो ये चैलेंज यही हार जाता है। पर काल्डो मैश से कहता है कि ये काउंट नहीं होगा, ये गेम एक ड्रॉ होती है। इतना कहने के बाद काल्डो वहाँ से चला जाता है बट मैश काल्डो के जाते समय उसे घूरने लगता है। ये देखकर फिन मैश से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसका रिप्लाई देते हुए मैश उससे कहता है कि काल्डो ने वहाँ पर किसी भी तरह की स्पेल एन्चांट नहीं की थी। फिर हम काल्डो को देखते हैं एंड काल्डो ये सोच रहा होता है कि जब उसने मैश पर नीचे से अटैक किया तो मैश अपने सिर से काल्डो की तलवार को ब्लॉक करने वाला था। काल्डो सोचता है कि मैश को डिवाइन विजनरी बनना ही क्यों है और डिवाइन विजनरी बनने के लिए वो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। अब हम देखते हैं कि फाइनल एग्जाम शुरू होने वाली है एंड इस एग्जाम के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये एक 1v1 बैटल होगी जिसमें एक तो आपको अपने अपोनेंट को मार मार कर अनकॉन्शियस करना होगा, नहीं तो उसे इतना मारना होगा कि वो खुद ही सरेंडर कर दे। अब फर्स्ट मैच शुरू हो जाती है एंड ये मैच मैश वर्सेस मार्गरेट के बीच है।
मार्गरेट और मैश एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहे होते, बट तभी मैश अपनी पॉकेट से एक क्रीम पफ निकाल लेता है क्योंकि उसे थोड़ी कैलोरीज चाहिए थी। और ये देखकर मार्गरेट को भी भूख लग जाती है एंड वो श्रिम्प निकाल के खाने लगती है। भाई यहाँ पर चल क्या रहा है? अब मैश मार्गरेट की श्रिम्प देखकर उससे कहता है कि एक श्रिम्प पर इतना सॉस कौन लगा था। ये सुनकर मार्गरेट गुस्सा हो जाती है और मैश की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखने लगती है। मार्गरेट का ऐसा चेहरा देखकर मैश भी थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि इसे हराना थोड़ा मुश्किल होगा। हम वहाँ पर कार्लो को भी देखते हैं जो कि मैश और मार्गरेट की मैच देखने आया है। मार्गरेट अपनी मैजिकल एनर्जी रिलीज कर देती है। मार्गरेट की मैजिकल एनर्जी देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर मैश सीधा मार्गरेट पर अटैक कर देता है। मार्गरेट भी मैश पर नेलचोज नाम का मैजिक यूज करती है। ये देखकर फिन और डॉट थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि इस मैजिक से मैश एक ही बार में नॉकआउट हो सकता है। तभी हम मैश को देखते हैं जो कि मार्गरेट के मैजिक को एक वॉलीबॉल की तरह डॉच करने का ट्राई कर रहा है। मैश कहता है कि ये उसे एक भारी बॉलिंग बॉल की तरह लग रहा है। हम देखते हैं कि मैश उस बॉल के साथ पीछे घिसटते हुए जा रहा है, जिसके बाद हम अरीना के दीवार पर एक निशान देखते हैं। मैश वहाँ पर किसी को नजर नहीं आता, बट तभी मैश मार्गरेट के पीछे पहुंच जाता है एंड मार्गरेट को हवा में उठाकर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। इसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली मैश उस मैजिकल बॉल से तेज भागते हुए मार्गरेट के पीछे पहुंच जाता है और उसे पटक देता है। सब लोगों को लगता है कि मार्गरेट अब बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी होगी, बट मार्गरेट एकदम सही सलामत होती है। ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। कार्लो हमें एक्सप्लेन करता है कि मार्गरेट ने उसके मैजिकल नोट्स का यूज करके उसके इम्पैक्ट को सॉफ्ट और धीरे कर दिया। इसके बाद मैश फिर मार्गरेट के पीछे जाकर उस पर अटैक करने लगता है, बट इसे देखकर मार्गरेट पीछे मुड़ जाती है एंड अपना मैजिक यूज करने वाली होती है कि तभी वो दोनों रुक जाते हैं। इन दोनों को बीच फाइट में ऐसा रुकता देख सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्गरेट मैश से कहती है कि क्या तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड तभी मैश अपने पॉकेट से एक क्रीम पफ निकालता है, जिसे देखकर मार्गरेट मैश को वो क्रीम पफ एक बाजू में रखने के लिए कहती है एंड मैश भी वो क्रीम पफ एक बाजू में रख देता है। भाई ये फाइट चल रही है या मजाक, क्योंकि ऑडियंस भी इसे देखकर ब्लैंक हो जाती है एंड अब वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं। बट तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन्स पर बैठकर कहीं जा रहे हैं एंड उनके साथ सेल वॉर भी है, जिसे कि मैश ने सीजन 1 के आखिर में हराया था। तभी ड्रैगन पर बैठा हुआ इनोसेंट जीरो कहता है, मेरे प्यारे मैश, मैंने तुम्हें बहुत देर इंतजार करवाया पर अब नहीं। अब हम फिर मैश और मार्गरेट को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मार्गरेट मैश पर उसके म्यूजिकल मैजिक का यूज करती है, जिसे देखकर मैश भी उन नोट्स को मुक्का मारने लगता है, बट मैश का हाथ उन म्यूजिकल नोट्स के आर पार चला जाता है और इन म्यूजिकल नोट्स की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि मैश के कान से खून आने लगता है। मार्गरेट फिर मैश पर अटैक करती है। इस बार मैश अपने हाथ आगे करके उसका अटैक ब्लॉक करने का ट्राई करता है, बट मार्गरेट का अटैक सीधा मैश को जाकर हिट करता है एंड मैश को इस अटैक से बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये जो दर्द मैश को हो रहा है वो उसे अंदर से हो रहा है। मैश के कान, नाक, मुंह सारी जगह से खून निकलने लगा है। फिर मार्गरेट अपने दूसरे मैजिक का यूज करती है, सराउंड ऑर्केस्ट्रा, जिसमें मैश के आजू बाजू बहुत सारे साउंड्स आ जाते हैं। मार्गरेट फिर मैश पर हमला कर देती है। ये देखकर सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं एंड वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है एंड धुआं हटने पर हम वहाँ की सारी जमीन उखड़ी हुई देखते हैं। सब लोगों को लगता है कि मैश मर गया, बट तभी मार्गरेट को कुछ अजीब सा महसूस होता है एंड दूसरे ही पल मार्गरेट देखती है कि वो पूरी की पूरी जमीन में धसी हुई है। ये चीज देखकर सब लोग चौंक जाते हैं एंड इसके बाद अपना मैश जमीन से बाहर निकलता है। मैश को सही सलामत देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता, बट फिन एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली मार्गरेट ने जैसे ही मैश पर अटैक किया तब मैश तुरंत जमीन के अंदर चला गया था, क्योंकि वहाँ पर साउंड की आवाज बहुत कम होती है। अब मैश मार्गरेट के मुंह पर इतनी जोर की लात मारता है कि मार्गरेट जमीन से निकलकर बाहर आ जाती है। फिर मैश मार्गरेट के पास जाकर मार्गरेट पर मुक्कों की बरसात कर देता है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी मार्गरेट मैश से कहती है, मुझे यही तो देखना था। ये सुनकर मैश उससे दूर हो जाता है एंड मार्गरेट फिर कहती है कि अब वो उसकी रियल कैपेबिलिटीज दिखाएगी। मार्गरेट साउंड मेटामॉर्फोसिस नाम का मैजिक यूज करती है, जिससे कि पूरा अरीना कांप जाता है।
अब सीन शिफ्ट होता है और हम ब्यूरो ऑफ मैजिक के बिल्डिंग में देखते हैं, जहाँ पर डिवाइन विजनरी रियो कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्यूरो का एक मेंबर नीरे आकर रियो से कहता है कि इनोसेंट जीरो फिर कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। ये सुनकर रियो उसे ऑटर और काल्डो को वहाँ पर पहुँचने के लिए कहता है, बट आगे वो रियो को कहता है कि इस बार इनोसेंट जीरो के कुछ लोग नहीं, खुद इनोसेंट जीरो आ रहा है। ये सुनकर रियो भी शॉक हो जाता है। अब हम फिर मैश और मार्गरेट की लड़ाई देखते। पूरे अरेना में मार्गरेट के साउंड मेटामॉर्फोसिस की वजह से धुआं हो गया था, बट जैसे ही धुआं हटता है हम मार्गरेट को देखते और मार्गरेट ट्रांसफॉर्म हो रही थी। सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते क्योंकि उन लोगों ने इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक आज तक नहीं देखा था। अब मार्गरेट ट्रांसफॉर्म होकर अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जो कि एक टीनेजर बच्ची है। मार्गरेट का ऐसा रूप देखकर सारे लोग हैरान हो जाते, बट मैश सिर्फ मार्गरेट के हेयर नोटिस करता है। मार्गरेट मैश को पापी बुलाती है, पर मैश जब मार्गरेट को ठीक से ऑब्जर्व करता है वो उस पर हंसने लगता है। मैश को ऐसा हंसता देख मार्गरेट उससे कहती है कि अब वो उसके असली रूप में आ चुकी है एंड अब वो उसका असली मैजिक भी दिखाएगी। फिर मार्गरेट एक चुटकी बजाकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है एंड मैश के राइट साइड में आकर उसके कान में एक फूंक मारती है, जिससे कि मैश कांप कर सीधा जमीन पर गिर जाता है। अब मार्गरेट मैश को अपनी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है, पर एक्सप्लेन करने के दौरान मैश बीच में से ही उठकर मार्गरेट को मुक्का मारने जाता है, पर तभी सडनली मार्गरेट वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। ये चीज देखकर मैश के साथ साथ सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम मार्गरेट को अरीना के ऊपर बैठा देखते हैं। वो मैश से कहती है कि वही साउंड यानी आवाज है। मैश उसे देखकर ये सोच ही रहा होता है कि वो वहां पर कैसे पहुंची, पर तभी मार्गरेट फिर चुटकी बजाकर उसके पास आ जाती है और मार्गरेट फिर मैश को एक जोरदार मुक्का मारती है। मैश मार्गरेट से पूछता है कि क्या वो भी उसी की तरह मसल्स का यूज करती है, जिसके जवाब में मार्गरेट ना कहती है। मैश को मार्गरेट के पहले अटैक से ज्यादा कुछ नहीं होता, बट तभी मार्गरेट बार बार चुटकी बजाकर मैश पर अटैक करने लगती है। एक्चुअली मार्गरेट की स्पीड अब साउंड के बराबर हो चुकी है और अगर मैश मार्गरेट को पकड़ना चाहता है तो उसे साउंड का सोनिक बैरियर को ब्रेक करना होगा। एंड मार्गरेट फिर एक बार चुटकी बजाकर मैश पर तेजी से अटैक करती है, बट वो देखती है कि मैश वहाँ पर है ही नहीं एंड दूसरे ही पल मैश मार्गरेट के पीछे होता है। इसे देखकर मार्गरेट थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, बट काल्डो एक्सप्लेन करता है कि साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है एंड मैश ने हवा से सुनने की जगह अपना हाथ दीवार से लगाकर सॉलिड से सुना, जिससे कि उसने मार्गरेट का अटैक पहले ही भाप लिया था। अब मार्गरेट फिर एक बार चुटकी बजाने का ट्राई करती है, पर वो चुटकी नहीं बजा पाती। वो देखती है कि उसके पूरे हाथ पर वो श्रिम्प वाला सॉस गिर चुका है एंड मैश अब मार्गरेट को एक जोर का मुक्का मारता है। मार्गरेट को ऐसा नॉकआउट होता देख डॉट और फिन को लगता है कि मार्गरेट अब उठ नहीं पाएगी, बट लैंस उनसे कहता है कि मार्गरेट अभी भी हारी नहीं है, उसके पास अभी भी एक आखिरी मैजिक ट्रिक बची है। मार्गरेट को होश आने के बाद वो मैश को एक वर्दी अपोनेंट कहती है एंड उसे अपना फाइनल मैजिक डेथ गोंग दिखाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी बेल अपीयर हो जाती है। ये एक ऐसी स्पेल है जो कि अगर किसी ने सुन ली तो वो तुरंत नॉकआउट हो जाएगा। ये मैजिक 1 मिनट में शुरू हो जाएगा और 2 किलोमीटर रेडियस को कवर करेगा। अगर मैश को ये मैजिक रोकना है तो मैश को मार्गरेट की वॉन तोड़नी पड़ेगी, बट ये इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि मार्गरेट अभी भी एक चुटकी में कहीं भी पहुंच सकती है और मैश को मार्गरेट की वॉन्ड बस 1 मिनट के अंदर तोड़नी होगी। अब मार्गरेट और मैश दोनों ही तैयार हो जाते हैं। मार्गरेट पूरे अरीना में बहुत तेजी से भागने लगती है। मैश बहुत ट्राई करता है मार्गरेट तक पहुंचने का, बट मार्गरेट की स्पीड साउंड जितनी होती है, जिसके कारण मैश उसे छू भी नहीं पाता। धीरे धीरे टाइम खत्म होने लगा था और आखिर में बस 10 सेकंड बाकी होते हैं एंड मैश इरिटेट होकर पूरे के पूरे जमीन को ही उठाकर मार्गरेट पर फेंक देता है। फिर मैश सीधा मार्गरेट की तरफ भागता है उसकी वॉन्ड तोड़ने के लिए एंड मार्गरेट के पास अब बस 2 रास्ते, एक तो वो लेफ्ट को भाग सकती है या तो राइट को। मार्गरेट राइट में भागने का डिसाइड करती है, बट जैसे वो राइट की तरफ देखती है मैश वहाँ पर आ जाता है। उसे लगता है कि मैश ने बस एक गेस किया है और वो लेफ्ट में मुड़ने का डिसाइड करती है, बट लेफ्ट में जाने पर मैश उसे वहाँ भी फॉलो करता है। मार्गरेट वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी मैश उसे अपनी पिंकी फिंगर से पकड़ लेता है एंड पूरा जोर लगाकर मार्गरेट को पीछे घसीटता है। वो मार्गरेट की वॉन्ड पकड़कर उसे एक झटके में तोड़ देता है। जैसे ही मैश मार्गरेट की वॉन्ड तोड़ता है वैसे ही वो बड़ी सी बेल भी गायब हो जाती है।
तभी होस्ट अनाउंस करती है कि मार्गरेट हार चुकी है और इस मैच का विनर है मैश। मार्गरेट भी ईमानदारी से अपनी हार कबूल करती है एंड मैश ने डिवाइन विजनरी बनने का सेकंड स्टेज भी कंप्लीट कर लिया है। बट सडनली हम देखते हैं कि आसमान में क्रैक्स पड़ने लगे हैं। हाँ, ये क्रैक्स आसमान में पड़ रहे हैं। सब लोग इंक्लूडिंग मैश ये देखकर हैरान हो जाते हैं। पहले तो उस क्रैक में से एक पंजा बाहर निकल आता है, बट उसके बाद उसमें से एक पूरा का पूरा ड्रैगन निकल आता है एंड इस ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है इनोसेंट जीरो। अब इनोसेंट जीरो अपना थोड़ा मैजिक दिखाते हुए वहाँ का टाइम रोक देते हैं। सारे के सारे लोग, यहाँ तक कि मैश और चिड़िया भी हवा में रुक जाती है। फिर इनोसेंट जीरो मैश के पास जाता है और कहता है, मैश, तुम तो बहुत सुंदर हो गए हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें जिंदा ढूंढ पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया मेरे बेटे। अब मैं तुम्हें खुद में संभालूंगा और मैं पूरा हो जाऊंगा। तो चलो चलते हैं। What the fuck भाई, यहाँ पर चल क्या रहा है? इसका मतलब मैश इनोसेंट जीरो, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन है, उसका बेटा है और वो मैश की बॉडी को खुद के फायदे के लिए यूज करना चाहता है। यार कैसा बाप है ये? तो क्या होगा मैश का? क्या इनोसेंट जीरो मैश को वहाँ से ले जाकर मैश के बॉडी को अपने फायदे के लिए यूज करेगा? क्या कार्डो और रायन वहाँ पर टाइम से पहुंचकर इनोसेंट जीरो को रोक पाएंगे? ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। सो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।